नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए जीए का स्ट्रैटेजी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई ग्रेड बी में जो फेज वन होता है ना, फेज वन में जो जीए आता है वो काफ़ी लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट इसीलिए लगता है क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है तो जीए आपके लिए बहुत आसान है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी का मतलब कि कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये तीन बातों का अगर ज्ञान है आपको तो जीए आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। टारगेट स्कोर आप 50 प्लस करना है आपको, ठीक है। टारगेट आपको 50 प्लस स्कोर करना है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे बोलेंगे कि 50 प्लस स्कोर करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल 2025 में हमारे एक स्टूडेंट ने 56 मार्क्स भी स्कोर किया है। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है। हालांकि ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही बच्चा है जिसको मैं जानता हूँ। हालांकि और भी बच्चे होंगे लेकिन जिसको मैं जानता हूँ उसमें से एक बच्चा है जो 56 मार्क्स स्कोर किया है। तो ये टारगेट करना तो बुरा नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेरे रहे हैं वो 2025 में 30 से 35 मार्क्स स्कोर किए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज। किसी का स्कोर 20-25 भी रहा है और एक स्टूडेंट का स्कोर 56 भी रहा है। ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ 30 से 35 नंबर आराम से स्कोर किया जा सकता है अगर आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छा है, ठीक है। जीए का आपको टेंशन होगा नहीं। इसलिए टारगेट स्कोर हम लोग 50 प्लस किए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको तीन बातों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ये वीडियो को देखो, तब जाकर आपको वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओगे। सबसे पहला बेसिस द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का बेसिस क्या है? जो स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका बेसिस क्या है, इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। तो पीवाईक्यू एनालाइज किया है मैंने पिछले 5 सालों का और मल्टीपल टाइम्स एनालाइज किया है। उसके बेसिस पे बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं, वही मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। स्ट्रैटेजी का नाम बोल करके वही स्ट्रैटेजी मैं शेयर करता हूँ और आपको इसीलिए इफेक्टिवनेस दिखता है। दूसरा, पिछले साल बहुत सारे लोगों ने 10 मार्क्स भी स्कोर करना स्ट्रगल किया था। 10 मार्क्स भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने 30-35 मार्क्स स्कोर किया था ऑन एन एवरेज। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, पिछले साल का जो एग्जाम था वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। आरबीआई 2025 का जो एग्जाम था वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। तो मैं बोलूंगा अनप्रिडिक्टेबल था, इसीलिए तो लोगों ने 50 प्लस ज्यादा स्कोर नहीं किया है। और आरबीआई हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, लेकिन यकीन मानो जो एनालिसिस होता है वो एनालिसिस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और यही एनालिसिस के बलबूते 30 से 35 मार्क्स भी स्कोर करना पॉसिबल हो पाया था, है ना। चलो, नहीं तो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो 10 से 15 नंबर के लिए भी स्ट्रगल कर गए थे। स्ट्रैटेजीज का वैल्यू होता है, ठीक है। अब जो जो जिसने देखा है उसको ये चीज़ मालूम है, ठीक है। अब हमारा कंटेंट, चूंकि मैं भी आपको कंटेंट पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। मैंने बोला ना कि मेरे स्टूडेंट्स ने इतना पढ़ाया, इतना स्कोर किया है, तो मैं भी तो पढ़ाता हूँ। तो मैं पढ़ाता हूँ, हमारा जो जीए का बैच है वो संकलन नाम से चालू होता है, ठीक है। और मैं आपको हर चीज़ कराता हूँ इसमें। तो इस बार हम लोग का संकलन 2.0 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें मैं आपको सब कुछ कवर करवाता हूँ। ये यूट्यूब में फ्री रहता है लेकिन इसका पीडीएफ पेड रहता है। आप सब्सक्राइब करके रखो, आपको मिल जाएगा वीडियोज़। और इसका पीडीएफ पेड रहता है, वो हमारे ऐप के अंदर मिलता है आपको, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर देना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी आपको बताता हूँ मैं 3 से 4 महीने ही आपको पढ़ाता हूँ और 3 से 4 महीने में ही आपका जीए में अच्छा करा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी मैं जीए आपको पढ़ाता हूँ बेस्ड ऑन रिसर्च एंड स्मार्ट अप्रोचेस पे रहता है, ठीक है। एक मैं आपको बात बताता हूँ, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ कि जीए में क्या पूछते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्योंकि मल्टीपल एनालिसिस किया है, मैं वापस से एनालिसिस पे जाता हूँ और समझता हूँ पूरे एनालिसिस को, वापस से मैं आता हूँ और इसी आधार पे जो रिसर्च है वो कितना ज़्यादा बेनिफिट दिया है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ और आगे भी देने वाला है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये वर्थ वाचिंग है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये रोड मैप मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इसी रोड मैप से हम लोग इस वीडियो में चलेंगे ताकि वीडियो का अंत तक आपको जीए में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिले, ठीक है। जीए को लेकर के आपका जो डर है वो डर खत्म हो जाए और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। और उसको आप यूज भी कर पाए, ऐसा नहीं कि बस आप जान गए हैं यूज नहीं कर पा रहे हैं, यूज भी कर पाए बस, ठीक है। वाई टू बिलीव, सबसे पहले वाई टू बिलीव मैं जब ये स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ये समझना पड़ेगा कि बिलीव क्यों करना है। हालांकि मैंने कुछ बोला कि क्यों बिलीव कर सकते हो आप, लेकिन अभी मैं और डिस्कस करूंगा कि बिलीव क्यों करना है आपको इस स्ट्रैटेजी पे, इस वीडियो पे। दूसरा, वाई टू स्टडी, जीए को क्यों पढ़ना चाहिए, आपको पहले से मालूम है क्यों पढ़ना चाहिए, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। व्हाट टू स्टडी, जीए के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है
व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ठीक करके दूंगा मैं आपको, ठीक है, कि पीआईबी कितना पढ़ना है और फाइनेंस न्यूज़ कितना पढ़ना है, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कितना पढ़ना है, आरबीआई सर्कुलर नोटिफिकेशन ये कितना पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ये कितना पढ़ना है, और जीए मिसलेनियस जो सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है उसको कितना पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, जब आप पढ़ रहे हो तो कितना बार रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन पहले करेंगे या रिवीजन एग्जाम टाइम में करेंगे, कैसे करेंगे, या मॉक्स लगाएंगे, क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। तो ये जो हाउ टू स्टडी का है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अप्रोच क्या रहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसका डिस्कस करेंगे। फिर व्हेन टू स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है व्हेन टू स्टडी। अगर आप व्हेन टू स्टडी समझ गए हैं, अगर आप व्हेन टू स्टडी समझ गए हैं तब आपका आधा टेंशन खत्म हो चुका है जीए का, ठीक है। तो बहुत जरूरी है व्हेन टू स्टडी देखना। और लास्ट में परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आपको जब करना होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पर भी आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें रहनी चाहिए, ठीक है, तब आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो उसका भी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये सारा का सारा जो स्टेप है ना इस रोड मैप में, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई टू बिलीव, अभी आपको लगेगा कि यार सर तो बोल ही दिए है ना, वाई टू बिलीव क्यों देखना, नहीं देखो, वाई टू बिलीव भी देखो, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि चलो सर तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन कल को कोई दूसरा टीचर आपको तीसरा बात बताएगा तो आपको लगेगा वही सही बता रहा है। फिर कोई दूसरा टीचर बताएगा तो लगेगा ये टीचर अच्छा बता रहा है। कोई टीचर बोलेगा कि मेरा बहुत सारा साल का एक्सपीरियंस है, आपको लगेगा वो बता रहा है सही, ठीक है। कोई टीचर का बहुत बड़ा रुतबा हो गया है अभी, तो आपको लगेगा नहीं ये सर सही बता रहे हैं। तो ये चीज आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज में ना फंस जाओ, इसीलिए वाई टू बिलीव जरूरी है। अभी आपको लगेगा नहीं जरूरी है, लेकिन जरूरी है। वाई टू स्टडी, जीए को क्यों इंपॉर्टेंस देना है ये भी जरूरी है। व्हाट टू स्टडी ये तो बहुत जरूरी है, हाउ टू स्टडी तो बहुत जरूरी है, और व्हेन टू स्टडी वो तो बहुत जरूरी है। और लास्ट में परफॉर्म करने के लिए भी कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा रोड मैप है, इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वाई टू बिलीव, सबसे पहले देखो वाई टू बिलीव। सबसे पहला बात, हम लोग बेस्ड ऑन सिलेबस और पीवाईक्यू एनालिसिस, इसी पे आपको स्ट्रेटजीज भी बताते हैं और इसी पे आपको पूरा का पूरा जीए कवर कराते हैं। पूरा का पूरा जीए में आपको कवर कराऊंगा, जो भी जीए में पढ़ना होता है सब मैं कवर कराऊंगा आपको, ठीक है, और गाइड भी करूंगा, ठीक है। तो इस पे आप भरोसा कर सकते हो, बेस्ड ऑन सिलेबस एंड पीवाईक्यू एनालिसिस। प्रूवन स्ट्रेटजी, अभी जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ये 90% सेम है पिछले साल से। पिछले साल भी हम लोग यही स्ट्रेटजी डिस्कस किए थे, उसके पिछले साल भी यही स्ट्रेटजी डिस्कस किए थे। अगर सेम स्ट्रेटजी हर साल है तो स्ट्रेटजी में कुछ तो बात होगा। पेपर बदलते जा रहा है, पेपर बदलते जा रहा है, लेकिन एनालिसिस नहीं बदल रहा है, स्ट्रेटजी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब स्ट्रेटजी फुल प्रूफ है। तो प्रूवन स्ट्रेटजीज है, इसको आप भरोसा कर सकते हो। 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों साल रिजल्ट अच्छा मिला है। लास्ट ईयर अदर्स स्ट्रगल वी स्कोर्ड, पिछले साल ही देखो मैंने जो भी आपको बोला था क्वेश्चन वहीं से आया था। बाकी लोगों को लग रहा है कि पिछले साल पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, एनालिसिस के ऊपर ही तो आया था। एग्जाम से जस्ट एक रात पहले मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि देखो एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो रहा है, तो अगर एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा तो वह ब्लेंड ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी होंगे, जीए मिसलेनियस भी होगा, पीआईबी न्यूज भी होगा, सब घोच पोच करके पूछेगा आपसे। पूछ लिया ना, ठीक है। तो इस पे आप भरोसा कर सकते हैं, प्रूवन है। आवर कंटेंट इज शॉर्ट एंड इफेक्टिव नॉट बल्कि, हम लोग का जो कंटेंट होता है जो मैं आपको दूंगा अभी, वो बल्कि नहीं रहता है, वो शॉर्ट रहता है और इफेक्टिव रहता है, ठीक है। वी हैव स्मार्ट अप्रोच, हम लोग स्मार्ट अप्रोच से आपको पढ़ाते हैं, परेटो लॉजिक के साथ पढ़ाते हैं, मतलब 20% मेहनत के साथ 80% रिजल्ट, ठीक है। आप देखोगे कि सबसे स्मार्ट तरीका अभी यही है, ठीक है, जिससे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। हालांकि जीए में आप 60 स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, क्वांट्स रीजनिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, फेज 2 में नहीं पहुंच पाओगे। तो वो करोगे तो 60% कर सकते हो, 60 नंबर ला सकते हो, लेकिन जो हम लोग का स्ट्रेटजी है उसमें आपको हर एक चीज को कवर करना है, उस आधार पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद वी रिकमेंड इफ एनीवन प्रोवाइड गुड कंटेंट, अगर कोई बढ़िया कंटेंट दे रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि वहां से पढ़ लो, क्योंकि मैं तो सब कुछ नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छा कंटेंट देता है, अगर मेरा वो कंप्यूटर ही क्यों ना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहां से पढ़ लो। जैसे पीआईबी मनीष सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डेली अगर करना चाहते हो कर लो वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कब आपको छोड़ना पड़ेगा,
कितना पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताता हूँ, तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो, ज़्यादा बायस नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं ना। सिग्निफिकेंस ऑफ जीए, जनरल अवेयरनेस का सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नहीं करना चाहिए बात, आपको पहले से ही मालूम है, तभी इस वीडियो में आप आए हैं। सबसे पहला बात कि 80 मार्क्स आपको मिल रहा है फेज 1 में, और 80 मार्क्स जो है वो बहुत जरूरी है। एग्जाम में पास करने के लिए 77 मार्क्स चाहिए था पिछले साल, और 80 मार्क्स तो आपको जीए ही दे सकता था। तो मतलब ये सिग्निफिकेंस का बात बोल रहा हूँ, सिग्निफिकेंट तो बहुत है जीए। 50% कंट्रीब्यूशन ये फेज 2 में भी करता है। जीए जब आप पढ़ते हो ना, तो जीए में आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो, ये रिपोर्ट फेज 1 में सिर्फ नहीं है, फेज 2 में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फेज 2 में भी आपको हेल्प करेगा। इसका जीए में ही आप बहुत सारे स्कीम्स भी पढ़ते हो। अब स्कीम्स भी जो है वो फेज 2 में ही पूछता है, ऐसा नहीं कि फेज 2 में नहीं पूछता है, फेज 2 में भी स्कीम्स पूछता है, ठीक है। अब जीए के अंदर ही क्या बोलते हैं, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आप पढ़ते हो फेज 1 के लिए, तो वो फेज 2 में भी पूछता है, वो इंटरव्यू में भी पूछता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको इंटरव्यू में भी आता है। तो जीए ऐसा चीज़ है जो कि आपको सिर्फ फेज 1 पास नहीं करा रहा है, आपको हर चीज़ पास करा रहा है। तो जीए का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। फेज 2 में 50% कंट्रीब्यूशन है, और इंटरव्यू में 50% कंट्रीब्यूशन है जीए का सिर्फ। इसका तीसरा, इफ यू नो द आंसर यू गेट मार्क्स। देखो क्वांट्स में क्या होता है, आपको मान लो कि मेथड आता है, मेथड आप करें फिर भी आपका गलत आंसर आ सकता है, कैलकुलेशन गलत हो गया तो आंसर गलत आ जाएगा। रीजनिंग में भी सेम है। लेकिन अगर जीए में आपको कोई चीज़ का आंसर आता है तो आंसर आता है, 1 नंबर मिल गया, ठीक है। ऐसा, तो इसलिए जीए पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू स्टडी, ये सबसे मेन है, व्हाट टू स्टडी, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन चीज, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, जीए मिसलेनियस, आरबीआई वेबसाइट, न्यूज़पेपर, पीआईबी न्यूज, स्टैटिक क्वेश्चन और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। इतने तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। आप बोलोगे स्कीम, स्कीम स्कीम कहाँ है, स्कीम तो है ही नहीं, तो यहाँ स्कीम है, ठीक है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में आया, ठीक है, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम रहा, तो ऐसा हो सकता है कि खाली ये वाला पूछे और ये वाला पूछे, और ये सब ना पूछे आपको, और दूसरा शिफ्ट में फिर ये सब पूछेगा, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम 3 शिफ्ट में आ गया, ठीक है, तो आपको पहला शिफ्ट हो सकता है कि ये पूछेगा और ये पूछेगा और ये पूछेगा, दूसरा शिफ्ट होगा तो आपको ये पूछेगा, ये पूछेगा और ये पूछेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, समझे क्वेश्चन कैसे सेट होता है। अक्सर देखा गया है कि वो 2 तरीके से क्वेश्चन बनाता है। अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है ना, तो वो क्या करेगा, एक शिफ्ट में बनाएगा जिसमें फाइनेंस का क्वेश्चन बहुत रखेगा, और दूसरा शिफ्ट में ईएसआई का क्वेश्चन रखेगा, ठीक है। फाइनेंस का क्वेश्चन रखेगा, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट रख देगा, ठीक है, उसके बाद फिर जीए मिसलेनियस रख देगा, ठीक है, ऐसे रख देगा आप क्वेश्चन। एक शिफ्ट में ये कर देगा, दूसरा शिफ्ट में क्या कर देगा, ईएसआई का न्यूज रख देगा, पीआईबी न्यूज रख देगा, और इसके साथ भी जीए मिसलेनियस का कुछ डाल देगा। फाइनेंस का न्यूज में ही आरबीआई का न्यूज़पेपर भी आ गया है ना। ऐसा ही रखता है, 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन आया, तो जीए का एक ही शिफ्ट रहा, तो मतलब कि एग्जाम में एक ही शिफ्ट रहा, तो जीए में आपसे सब पूछ लेगा एक साथ, 4 क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ से मान लो 10 क्वेश्चन, यहाँ से मान लो 10 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से मान लो 4 क्वेश्चन, यहाँ से आपका 6 क्वेश्चन, यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन, ऐसे करके, समझे कि डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा रख रहा है। क्लियरिटी मिला। अभी हम लोग देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका फेज 1 में भी पूछता है, फेज 2 में भी पूछता है, और रेगुलर पूछता है। हर साल पक्का ही यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो कौन कौन सा रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको डिटेल में करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो लेटेस्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया होगा उसको आपको कवर करना है। आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होगा एग्जाम से पहले, उसको आपको करना है। गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2, ठीक है। आरबीआई का भी कुछ रिपोर्ट्स है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस,
आरबीआई रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। कुछ सिलेबस के रिगार्डिंग भी कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट भी बहुत जरूरी है। क्लियर, ठीक है। तो आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, आईएमएफ की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वर्ल्ड बैंक की तरफ से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये आपको करके जाना ही पड़ेगा एग्जाम से पहले, ठीक है। इसके बाद और भी रिपोर्ट्स है जो लास्ट 3 मंथ में आएगा ना, वो सारे रिपोर्ट्स आप करके जाना होगा। लास्ट 3 मंथ में जो भी रिपोर्ट्स आता है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स या नेशनल रिपोर्ट्स, वो सब भी आपको करना होता है। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो हर साल इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो इसको आपको करके जाना होगा। समझ गया कि क्या पढ़ना है आपको। इसके बाद अब देखते हैं जीए मिसलेनियस, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, डेज, डिफेंस, फेस्टिवल, साइंस एंड टेक, नेशनल न्यूज़, इन्वायरमेंट, बैंकिंग न्यूज़। अब लोगों को लगता है नहीं नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। आता है क्वेश्चन, नहीं मानोगे तो पिछले साल जैसे लोगों ने भोगा है वो आप भी भोगोगे, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है और यहाँ से क्वेश्चन और बढ़ेगा। उसका कारण भी आपको बता सकता हूँ मैं, क्यों यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो इतना ही है, आपको क्लैरिटी मिल गया है कि इतना ही रिपोर्ट्स आता है, पढ़ के चल जाओगे, मार्क्स स्कोर कर लोगे। आरबीआई वेबसाइट भी आप कवर कर लोगे, मोस्टली आप अच्छा स्कोर कर लोगे। न्यूज़पेपर भी आप पढ़ लोगे, लेकिन जीए मिसलेनियस ऐसा चीज़ है ना, आप गुम हो जाओगे जीए मिसलेनियस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है। हर महीना इतना सारा अवार्ड मिलता है, हर महीना इतना लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, इतना सारा इंपॉर्टेंट डेज होता है, तो ये चीज़ आपको कवर करना, प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको जैसे कराता हूँ जीए मिसलेनियस, बहुत तगड़े तरीके से कराता हूँ, आपको मालूम होगा पहले से ही, ठीक है। मैं आपको ये सब भी करा के दूंगा, डोंट वरी, फिल्टर करके मैं पढ़ाता हूँ, काफ़ी कम ही आपको मैं पढ़ाऊँगा, उतना में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जीए मिसलेनियस। इसके बाद तीसरा आता है आरबीआई वेबसाइट। आरबीआई वेबसाइट आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, और करना है तो कैसे स्मार्टली करना है। देखो छोड़ दोगे ना तो 3 से 4 नंबर आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से 4 नंबर के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पूरा सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा, नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, एफएक्यू पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 3 से 4 नंबर अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका बहुत सारा बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है सर, हमको ऐसा करना है कि 3 से 4 नंबर हम आसानी से स्कोर कर लें, ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और हम स्कोर कर लें। तो हम आपको बताते हैं कि 3 से 4 नंबर की जगह में अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 से 3 नंबर आप आराम से स्कोर करोगे, ठीक है, आराम से स्कोर करोगे, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, स्कोर कर लोगे। पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको आरबीआई वेबसाइट, फिर भी आप आराम से स्कोर कर लोगे। कैसे? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर 80% कम बोल दिया, 90% आरबीआई वेबसाइट कवर हो जाता है। हैं क्या बोल रहे हैं सर? ये है सही बात है, 90% आरबीआई वेबसाइट आपका कवर हो जाएगा न्यूज़पेपर से। बाकी जो 10% है उसको समरी पढ़ लो। आरबीआई वेबसाइट का समरी बहुत लोग देते हैं, मैं भी देता हूँ, आरबीआई सर्कुलर भी मैं देता हूँ और आरबीआई एफएक्यू भी देता हूँ। उसका समरी बस आप पढ़ लेना, समरी आप तुरंत पढ़ लोगे, एक दिन में सारा समरी पढ़ लोगे, ऐसा एक दिन में सारा आरबीआई सर्कुलर पढ़ लोगे, ऊपर ऊपर सब हो जाएगा, ठीक है। तो 90% आपका आरबीआई वेबसाइट यहीं से कवर है, न्यूज़पेपर से। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, आरबीआई वेबसाइट मत देखो, न्यूज़पेपर देख लो, जो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस में देता हूँ आपको और न्यूज़पेपर का वेब आर्टिकल्स में देता हूँ आपको, उतना देख लो, और आरबीआई वेबसाइट का सर्कुलर जो है ऊपर ऊपर देख लेना, बस काम हो गया। झमेला ही नहीं है, आरबीआई नोटिफिकेशन, आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई एफएक्यू, बहुत झमेला होता है ना, वो झमेला ही नहीं लेना। समरी पढ़ लो, मैं देता हूँ आपको लास्ट टाइम पे, समरी पढ़ लो और बाकी आप ये न्यूज़पेपर देख लो। इससे आपका काम जो होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मान लो कि आरबीआई वेबसाइट पढ़ने जाओगे तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 100 घंटा आपका लगेगा, और इसमें आपका लगेगा आपका क्या बोलते हैं 10 घंटा, ठीक है। और अगर आप 10 घंटा ही लगाओगे तो आप ऑटोमेटिकली आरबीआई वेबसाइट को कहीं ना कहीं कवर कर ले रहे हो, और अलग से 2 घंटा लगा करके आरबीआई वेबसाइट का समरी देख लो, बस हो गया काम खत्म।
ये झमेला ही, इसको पालना क्यों, इसको हटाओ साले को। अरे क्या, मिट जाओ मिट जाओ, झमेला ही साफ कर दिए। ठीक है, ये आप कर सकते हो, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है। चलो मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि वाईक्यू एनालिसिस ये सब इनसाइट्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पीआईबी न्यूज, पीआईबी न्यूज जो है ना, ये पिछले 2 सालों से बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब पिछले 2 सालों के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था पीआईबी न्यूज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन पिछले 2 सालों से पीआईबी न्यूज को इग्नोर करके चल रहा है आरबीआई। 2023 में ऐसा हुआ था, खाली पीआईबी न्यूज का क्वेश्चन आया था, सिर्फ 2023 ही था। उसके बाद 2024, 25 में पीआईबी न्यूज को उतना भाव नहीं दे रहा है आरबीआई, समझे। लेकिन छोड़ दें, नहीं छोड़ना नहीं दोस्त, छोड़ना नहीं, छोड़ सकते हो, अपना रिस्क पे छोड़ सकते हो। अभी जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी 2024 में एक स्टूडेंट ने पास किया था, उसका नाम है अमित कुमार। ठीक है, अच्छा, उसका रैंक भी अच्छा था। ठीक है, वो भी हमारे मेंटरशिप के अंदर था, उनसे मैं बात किया था मैंने उससे। ठीक है, तो वो बोल रहा था कि, मतलब वो बोल रहे थे कि देखो सर, मैं पीआईबी न्यूज़ कवर नहीं करता हूँ, अब मुझे नहीं करना है पीआईबी न्यूज़, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैंने उससे बोला था कि नहीं क्वेश्चन आएगा यार, इतना भी उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता है, तुम रिस्क ले रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो ठीक है। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और उसको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो मतलब समझ गया, पीआईबी न्यूज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन रिस्की है, बहुत रिस्की है, मत करना। ठीक है, रिकमेंडेड नहीं है। मैं बोलूँगा कि पीआईबी न्यूज़, मंथली पीआईबी न्यूज़ तो एटलीस्ट कर ही लेना। मैं आपको कवर कराता हूँ मंथली पीआईबी न्यूज़, उतना आप कवर कर लेना, क्योंकि कब आरबीआई का दिमाग खटकेगा और वो पीआईबी न्यूज़ से सारा क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आरबीआई अनप्रेडिक्टेबल है। अभी मान लो पिछले साल जो है जीएम मिशन से खाली क्वेश्चन पूछा है, ऐसा होगा कि इस साल जो है 2026 में जीएम मिशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा और वो सारा क्वेश्चन पीआईबी न्यूज़ से पूछ लेगा, क्योंकि 2 साल से नहीं पूछ रहा है। तो ये रिस्क नहीं ले सकते हो आप, समझे। हो गया क्लियर। तो लास्ट 5 मंथ का पीआईबी न्यूज़ आपको कवर करना पड़ेगा अगर आपको पास होना है, तो रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन। अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं, तो लोगों को लगता है कि सर स्टैटिक क्वेश्चन कैसे कवर करना है, क्या लूसेंट का बुक ले लें, या कोई जनरल नॉलेज का बुक ले लें, या बैंकिंग अवेयरनेस का बुक ले लें। नहीं भाई नहीं, फाइनेंस का सिलेबस पढ़ रहे हो, फाइनेंस का सिलेबस पढ़ लो पूरा, वहीं से स्टैटिक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा, करंट अफेयर्स का लिंक्ड क्वेश्चन आता है। जैसे जीएम मिसलेनियस में आप पढ़ोगे कि मान लो कि भाखड़ा नांगल डैम में ये न्यूज चल रहा है लास्ट 1 मंथ में, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पर है। ठीक है, या फिर कोई एक नेशनल पार्क है और उसको अवार्ड मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड मिला है कोई नेशनल पार्क का, पिछले महीने ही, तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि वो नेशनल पार्क कहाँ पर है, बस। तो ये भी आसान होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रॉपर स्टैटिक पढ़ना जरूरत नहीं होता है। फाइनेंस का सिलेबस पढ़ लिया आपने, डन, स्टैटिक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, और करंट अफेयर्स आपने क्वेश्चन कर लिया है तो भी आपका डन हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, उस क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है। जैसे आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आपको दिख सकता है कि 10 क्वेश्चन जो है वो ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, और आपका दिमाग पागल हो गया कि यार 10 क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया भैंस क्या, यहां से कहां से क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आरबीआई, जो क्वेश्चन बनाया है वही बदमाश आदमी है, ऐसा फीलिंग आ सकता है आपको। लेकिन याद रखना, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद स्कीम से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। ठीक है, तो जब पीआईबी न्यूज जब आप करते हो ना, तो वहां पर स्कीम्स बहुत सारे डिस्कस होते हैं, वो सारे स्कीम्स का स्टैटिक पोर्शन आप कवर कर लेना, मतलब वो स्कीम्स कितने रिलीज किया है, स्कीम्स का एलोकेशन कितना है, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था, बस उतना स्कीम्स आपका इनफ है। तो पीआईबी न्यूज के अंदर ही आप स्कीम्स को कवर कर लो। ठीक है, अलग से आपको स्कीम नहीं करना पड़ता है। हालांकि अगर आप नाबार्ड का तैयारी करोगे तब आपको स्कीम्स अलग से करना पड़ेंगे, लेकिन आरबीआई के लिए स्कीम्स अलग से नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मेरा एनालिसिस यही कहता है और ये हर बार काम कर रहा है। ठीक है, तो भरोसा कर सकते हो, इसीलिए मैंने बोला वाई टू बिलीव, सबसे पहले बिलीव क्यों करना है ये जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, क्लियर हो गया। यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका, ले दे करके घूम फिर करके यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स डिटेल में पढ़ लेना, जीएम मिसलेनियस मैं कराता हूं आपको, वो कर लेना। ठीक है, आरबीआई वेबसाइट इग्नोर कर सकते हो अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से देख रहे हो तो। न्यूज़पेपर कैसे कवर करना है, इकोनॉमिक टाइम्स का जो न्यूज़पेपर आता नहीं है उसका हेडलाइंस पढ़ लेना,
बिजनेस स्टैंडर्ड का जो वेब आर्टिकल्स मिलता है, बिजनेस स्टैंडर्ड का ना जो वेबसाइट है, वहां पर फाइनेंशियल आर्टिकल्स पढ़ लेना, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। और मैं कराऊंगा, ठीक है, मैं तो आपको फिल्टर करके कराता हूँ, ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद है पीआईबी न्यूज, तो बोल दिया मैंने, पीआईबी न्यूज लास्ट 5 मंथ का कर लेना, मंथली कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और डेली करना चाहो तो डेली भी कर सकते हो। मैं डेली नहीं कराता हूँ, लेकिन मैं मंथली कराता हूँ। स्कीम्स का बात करता हूँ, स्कीम्स जो है वो आप पीआईबी न्यूज में जो स्कीम्स आते हैं उतना ही कर लोगे, इनफ रहेगा। स्टैटिक क्वेश्चन फाइनेंस सिलेबस से आते हैं, बस क्लियर हो गया आप। चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखते हैं। व्हाट टू स्टडी समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। अब है हाउ टू स्टडी, पढ़ना क्या है, मतलब कैसे पढ़ना है ना। तो अप्रोच क्या रहेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि एक्शन क्या लोगे आप, समझे। सबसे पहले अप्रोच क्या रहेगा, बहुत जरूरी है ये सब, समझे। अप्रोच क्या रहेगा, नोट्स बनाओ। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाने का दरकार नहीं है, लेकिन आप मेरे से नहीं पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब चीज़ आप मेरे से ही पढ़ने लग जाओ, है ना। आपको कोई और टीचर अच्छा लग सकता है, या किसी और टीचर पे आपने भरोसा किया होगा, तो उन टीचर, जो भी आप टीचर का देख रहे हो, उनका नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। जो चीज़ समझने का है वही पढ़ाएंगे, जो चीज़ याद करने का है वही पढ़ाएंगे। आपको उसमें से फिल्टर आउट करना है कि क्या आपको याद करना है। कैसे फिल्टर आउट करोगे, अरे टीचर जब पढ़ाता है ना, उसमें बोलता भी है वो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करो, जो बोल रहा है इंपॉर्टेंट है, उसको आप है ना टिक मार लो, और अलग से सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट को लिख लो अपना कॉपी में, ठीक है। तो ऑल नोट्स से इंपॉर्टेंट नोट्स आपने छाटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट में भी जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अलग से लिख लो, और उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का लिस्ट में डाल लो, बस उसी को रिवीजन करो। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है जो आप फॉलो कर सकते हो, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो। और जब मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको वैसा करके देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको समरी कराता हूँ लास्ट में, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ लास्ट में समरी कराता हूँ। तो अगर आप मेरे कोर्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट लिए हो, क्योंकि हो सकता है ये वाला वीडियो जो है वो पेड कोर्स के अंदर में होगा, तो अगर मान लो कि आपने मेरा क्लास आप करते हो, तो लास्ट में मैं समराइज कराता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, तो लास्ट में समराइज कराता हूँ, 2 बार देखना काम हो जाएगा, ठीक है। ये नोट्स फोट्स का कोई झमेला नहीं होगा आपको। इसके बाद है रिवीजन शुड बी द प्रायोरिटी। देखो रिवीजन प्रायोरिटी है, अधिक से अधिक चीज़ों को कवर कर लेना, ये सोच करके कि मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना कम रिवीजन कर पाओगे, और जितना कम रिवीजन कर पाओगे उतना कम नंबर आएगा। इस बात को दिमाग में गांठ बांध कर रख लो, ठीक है। रिवीजन इज द की। रिवीजन कर पाओगे बेनिफिट में रहोगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे तो बेनिफिट में नहीं रहोगे, नुकसान में रहोगे। इसके बाद सिलेबस एंड पीवाईक्यू, एटलीस्ट आपको सिलेबस याद रहना चाहिए, ईएसआई का और फाइनेंस का आपको सिलेबस याद रहना चाहिए। दूसरा, आपने कम से कम एक न एक बार पीवाईक्यू देखा है, एक न एक बार आपको पीवाईक्यू देखना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि पीवाईक्यू आपने कभी देखा नहीं है, तब आप बहुत बड़े गलती में फंसोगे, खाई में गिरोगे, ठीक है। एक बार पीवाईक्यू एटलीस्ट आपको देखा हुआ रहना चाहिए, और सिलेबस आपका याद किया रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो फुल्ली भरोसा करके फिर चुपचाप से बैठ जाओ। अगर पीवाईक्यू नहीं भी देखे हो तो कोई बात नहीं, चुपचाप से बैठ जाओ, खाली भरोसा करना बस। पीवाईक्यू देखना इसलिए जरूरी होता है ना, क्योंकि पीवाईक्यू देखोगे तब मेन आपको मेरे पर भरोसा आने लगेगा, और मेरे पर भरोसा आएगा तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। स्टैटिक सिलेबस, स्टैटिक में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता है, ये भी आपका ध्यान में रहना चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया ही अभी। तो अप्रोच क्या है, कहीं और से पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाओ, मेरे से पढ़ रहे हो तो छोड़ देना। रिवीजन आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए, कहीं पर भी पढ़ रहे हो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं और से पढ़ रहे होगे तो नोट्स को रिवाइज करना, मेरे से पढ़ोगे तो लास्ट का समरी जो मैं कराता हूँ उसको 2 बार देख लेना। सिलेबस और पीवाईक्यू एटलीस्ट आपको देखा रहना चाहिए, और लास्ट में स्टैटिक सिलेबस जो है उसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब कि जैसे मान लो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, तो उसका लिमिट कितना है, तो वो देख लो, वो सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो सब पूछता है, ओके डन। और अगर आप मेरे कोर्स के अंदर है इन्वॉल्वमेंट लिए हैं, तो मैंने आपको ईएसआई के लिए, मैनेजमेंट के लिए हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, है ना। हर चैप्टर के बाद आपको 5 से 10 क्वेश्चन दिए हैं, वो 5 से 10 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है, वो क्वेश्चन को आप कर लेना।
वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, रट लेना उसको, ठीक है। फाइनेंस का नहीं किया है मैंने, तो फाइनेंस का मैं जो करूंगा वहीं से आपका स्टैटिक सिलेबस डन हो जाएगा। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अप्रोच। अब एक्शन का बात करते हैं कि एक्शन क्या लेना चाहिए। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी का कोई करंट अफेयर का क्लासेस होता है वो कवर कर लो, बहुत लोग कराते हैं, लेकिन नोट्स बनाना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, समझे। जिनका क्लास देखना आप देखो, लेकिन नोट्स बनाना पड़ेगा फिर। मेरा सीन में क्या है कि मेरा आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी आपको नोट्स ऐसे पढ़ाता हूँ। स्टेप 2, मेक नोट्स ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहां पर मैंने आपको बोला कि क्रैक ग्रेड बी का आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान लो कि एग्जाम नॉर्म पढ़ सकते हो, और कौन कौन सा है ना, अनुजनरल पढ़ सकते हो, एडिटर पढ़ सकते हो, ठीक है। इन सब का पढ़ सकते हो, लेकिन इन सब का में प्रॉब्लम क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, इनका कवरेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा। जितना भी ये लोग पढ़ा रहे हैं उसमें से इंपॉर्टेंट खोजो, क्लास के दौरान ही वो इंपॉर्टेंट बता रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से एक इंपॉर्टेंट वापस इंपॉर्टेंट छाटना पड़ेगा, इसको आप बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाएंगे, इसको आपको फिर नोट्स करके रखना पड़ेगा, यही आपका नोट्स है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यही दो चीज़ पढ़ाता हूँ, ऑल नहीं पढ़ाता हूँ मैं, यही दो चीज़ पढ़ाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अगर आप मेरे से फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप मेरे से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये नोट्स बना लेना आप अच्छे से, पहले आप सारा का सारा देख करके इंपॉर्टेंट देख लेना, और इंपॉर्टेंट का फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेना, ठीक है। ये बेटर तरीका रहेगा। इसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो फिर आपको झमेला कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बाकी सब भी पढ़ना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से ही पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं पैनिक करना कि यार सर आपने तो उसका नाम ले लिया, पढ़ना पड़ेगा उसका, नहीं नहीं, ठीक है। जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना पढ़ लेना, ठीक है। मैं क्लासेस कब लेकर के आऊँगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं क्लास लेकर के आऊँगा, आपको पढ़ा दूंगा। पर अब ये वीडियो देखो आप पूरा। स्टेप 3 है रिवीजन करना, मैंने बोला रिवीजन करना बहुत जरूरी है। स्टेप 4 है रिवाइज ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम का टाइम रिवाइज करना ज़्यादा जरूरी है। पढ़ लिया आपने, एक बार रिवीजन कर लिया यहाँ पर, और 2 बार रिवीजन आपको एग्जाम टाइम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको चीज़ याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। इसके बाद मॉक्स, अगर आपके पास मॉक्स अवेलेबल है तो आप मॉक्स लगा सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब व्हेन टू स्टडी, हाउ टू स्टडी समझ लिए, व्हाट टू स्टडी समझ लिए। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन टू स्टडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 3 तरीका होता है, 3 तरीका होता है। एक है कॉमन अप्रोच, 3 अप्रोच है, तरीका बोल रहे हैं, अप्रोच है। एक है कॉमन अप्रोच जो 85% स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे होंगे, अभी भी फॉलो कर रहे होंगे, आगे भी यही फॉलो करेंगे, ये कॉमन अप्रोच। दूसरा है बैलेंस्ड अप्रोच, ये आपको जीत दिला सकता है लेकिन हल्का सा रिस्की है। और तीसरा है स्मार्ट अप्रोच, ये रिस्की नहीं है और आपको ये जीत दिलाएगा ही दिलाएगा, ठीक है। तो इस कॉमन अप्रोच से आप बैलेंस्ड अप्रोच की ओर आगे बढ़ेंगे, और बैलेंस्ड अप्रोच से आप स्मार्ट अप्रोच की ओर आगे बढ़ेंगे। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं ना, कॉमन अप्रोच देखते हैं। स्टार्टिंग वेरी सून, नॉर्मली इंसान क्या करता है, आप लोग क्या करते हो, स्टार्ट किए और जीए पढ़ने लगे, ठीक है। आरबीआई ग्रेड भी स्टार्ट किए, जीए पढ़ने लगे, जीए को लेकर के बड़ा टेंशन में है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं जीए का, और क्या कर रहे हैं, जो पीडीएफ आपको मिल रहा है डेली पीडीएफ, उसको रिवीजन कर रहे हैं। आप पीआईबी क्लास डेली देख रहे हैं, सर्कुलर क्लास डेली देख रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स को तैयारी कर रहे हैं पूरा बढ़िया से, और न्यूज़पेपर आप पढ़ने लगे हैं। यही काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी जब आपको जानकारी नहीं रहता है तो आप ये काम करते हैं। ये क्या काम क्या गलत है, नहीं, रिस्की, बहुत रिस्की है। कुछ रिवॉर्ड मिलेगा लेकिन रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। कैसे रिवॉर्ड क्या मिलेगा, 3 से 4 नंबर आपका ज़्यादा नंबर आएगा, बाकी स्टूडेंट से आप 3 से 4 नंबर ज़्यादा स्कोर करोगे अगर आप ये वाला कॉमन अप्रोच फॉलो करते हो। लेकिन आप 15 से 20 नंबर लूज करोगे क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर कंबाइंड। क्वांट्स में आप कुछ मार्क्स स्कोर कर सकते थे, नहीं कर पाओगे। रीजनिंग में कुछ कर सकते थे, नहीं कर पाओगे। इंग्लिश में कुछ कर सकते थे, नहीं कर पाओगे। तो 3 से 4 नंबर के लिए आपने 15 से 20 नंबर को रिस्क किया, कॉम्प्रोमाइज किया, और ये आपका सिलेक्शन खाएगा। ये कॉमन अप्रोच है, 85% स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं और यही करने वाले हैं। और हो सकता है कि ये वीडियो 10 दिन के बाद वापस से आप इसी में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग वेरी सून, मैं जो मेंटरशिप क्लास लेता हूँ, मैं बार बार यही दिमाग में डालते रहता हूँ आपको कि भाई जीए छोड़ दो अभी,
जीए कब करना है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 3 से 4 नंबर आप स्कोर करने का चक्कर में 15 से 20 नंबर आप लूज करोगे। ये है रिस्क, रिवॉर्ड कम है और रिस्क ज्यादा है। इसके बाद बैलेंस्ड अप्रोच क्या है, 10% स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं और बेनिफिट भी दिखता है उनको, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग आफ्टर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के बाद ही जीए को स्टार्ट करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स का समरी देख लिए, मतलब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वन शॉट ये देख लिए। पीआईबी नोट्स मंथली कर रहे हैं, जीए मिसलेनियस मंथली कर रहे हैं, फाइनेंस न्यूज मंथली कर रहे हैं और आरबीआई सर्कुलर्स भी मंथली कर रहे हैं। जब आप मंथली करते हो तो बहुत सारा क्लटर आप हटा देते हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आप पढ़ रहे हो, मतलब मोस्ट पढ़ नहीं, इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो, वहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। डेली करोगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, सारा इंफॉर्मेशन आप याद नहीं कर पाओगे और वो आपके दिमाग में जाकर के लोड बढ़ाएगा। और बैलेंस अप्रोच ये है कि नोटिफिकेशन के बाद आपके पास कम समय है, तो कम समय है तो आप मंथली वाला रिपोर्ट सब देख रहे हो, मंथली सारा न्यूज देख रहे हो, ठीक है। और जो भी रिपोर्ट्स है उसको समरी देख रहे हो। फेज 1 आप यहीं से पास कर जाओगे, अगर ये आप काम करते हैं तो फेज 1 आप पास कर जाओगे, लिख के दे सकता हूं। अगर आप ऐसा करते हो फेज 1 पास कर जाओगे, लेकिन आपको सिर्फ फेज 1 पास नहीं करना है, आपको फेज 2 में भी इसका बेनिफिट लेना है। जीए का बेनिफिट तो फेज 2 में भी रहेगा ना, तो फेज 2 में भी लेना है, उसके लिए स्मार्ट अप्रोच में जाएंगे। ये बैलेंस्ड अप्रोच है, इसका रिवॉर्ड क्या है, बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो लेस रिवीजन इज रिक्वायर्ड, बार बार रिवीजन का दरकार नहीं है, एक बार पढ़े 2 बार रिवीजन कर लिए आपका दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा, फोकस स्टडी विल बूस्ट योर रिजल्ट, रिजल्ट बूस्ट हो जाएगा अगर आप फोकस स्टडी कर रहे हो तो। अब आप एक बार में खाली जीए ही पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग जो है वो कंडीशन है कि जीए को कैसे याद करना है, क्लियर। इसके बाद आपने स्टैटिक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया होगा और क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश कर लिया होगा बिफोर नोटिफिकेशन, क्योंकि आपने तो नोटिफिकेशन के बाद जीए स्टार्ट किया है। तो जीए से पहले आप कर क्या रहे होंगे, क्वांट्स कर रहे होंगे, रीजनिंग कर रहे होंगे, इंग्लिश कर रहे होंगे या स्टैटिक क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो आपका ऑलरेडी फेज 1 का अच्छा ग्रिप बन गया है और अभी आप जीए कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कोई भी रश आपको अभी नहीं हो रहा है क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का, इसीलिए माइंड भी है वो चिल्ड है, माइंड भी फोकस्ड है और आप बेटर तरीके से सब कुछ रिटेन कर पा रहे हैं, रिवीजन का जरूरत बहुत कम पड़ रहा है। ये सबसे स्मार्ट तरीका माना जाता है, लेकिन इससे भी एक स्मार्ट तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें रिस्क क्या है, रिस्क है कि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है ना, जो आपको डिटेल में करना था वो आप नहीं कर पाएंगे, वो आपका मिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो डिटेल में करना होता है और ये आपसे मिस हो सकता है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करना है, ठीक है। तो इसको और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है ना वो डिटेल में करेंगे तो फेज 2 में हेल्प करेगा, फेज 1 में नहीं, फेज 2 में हेल्प करेगा। तो हमको तो फेज 2 में भी अच्छा नंबर लाना है भाई, तो ये रिस्क भी है भाई। तो ये अप्रोच भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन इस पर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। अब तीसरा है स्मार्ट अप्रोच, ये अप्रोच बहुत तगड़ा अप्रोच है। देखो, नोटिफिकेशन से पहले इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को डिटेल में कर लो। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जैसे कि ये सारे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, गवर्नमेंट का यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, RBI का रिपोर्ट्स और सिलेबस ओरिएंटेड रिपोर्ट्स, ये सब कर लो नोटिफिकेशन से पहले डिटेल में। अभी मान लो जो लेटेस्ट आएगा उसी को करना, ऐसा नहीं कि डिटेल करने के चक्कर में पुराना रिपोर्ट कर रहे हो, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आएगा उसको ही करना, क्लियर। तो नोटिफिकेशन से पहले जो भी रिपोर्ट्स आ गए हैं, जैसे कि बजट आ गया है, इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, तो उनको डिटेल में आप कर सकते हो, क्लियर। तो बिफोर नोटिफिकेशन आप ये काम करोगे और बाकी सारा प्रिपरेशन आप आफ्टर नोटिफिकेशन करोगे। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन का भनक लग गया वैसे ही आप पीआईबी नोट्स करने लगोगे मंथली, जीए मिसलेनियस करने लगोगे मंथली, ठीक है। जीए मिसलेनियस मंथली करोगे, लेकिन लास्ट 3 मंथ में ना आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करोगे और थोड़ा ज्यादा रीडिंग करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर फाइनेंस न्यूज मंथली करोगे, आरबीआई सर्कुलर मंथली करोगे। इसका क्या रिवॉर्ड है, क्या रिस्क है, रिस्क इसमें कुछ नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड देखो, लेस रिवीजन इज रिक्वायर्ड, फोकस स्टडी विल बूस्ट योर रिजल्ट, यू हैड डन स्टैटिक टॉपिक्स एंड क्यूआरई बिफोर नोटिफिकेशन, और कोई रश नहीं है आपको, तो आपका माइंड भी फोकस्ड है। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब। चलो अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस का। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको कुछ चीजों को दिमाग में रखना होगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। सबसे पहले देखो, आपने मान लो प्रिपेयर कर लिया, स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर किया है और सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, और आप एग्जाम में बैठे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सारा क्वेश्चन दिखेगा और सब कुछ आप जवाब दे दोगे, नहीं होगा। कितना भी कर लो
इतना भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो लाइफ में छूटेगा ही। वैसे आरबीआई ग्रेड भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, ठीक है। आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा अज्यूम करके नहीं बैठना कि यार हम तो यार 55 नंबर स्कोर करेंगे ही, उससे कम तुम स्कोर कर ही नहीं सकते हैं, हम तो बस अच्छा से पढ़े हैं, जैसा सर ने बोला था उतना ही पढ़ लिए हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सिर्फ 10 नंबर ही दिखेगा सॉल्व करने वाला, सिर्फ 10 नंबर का दिखेगा। यकीन मानना बाकी लोग को हो सकता है 5 को दिखे, आपको लेकिन 10 को दिखेगा, अगर आपने ये सारा कर लिया है तो, ठीक है। 10 को दिखेगा। और पास करने के लिए यकीन माना 7 नंबर जरूरत होगा, ठीक है। तो पास करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आप हमेशा अच्छा स्कोर करोगे अगर आपने ये पूरा स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। लेकिन फिर भी आरबीआई एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, इस बात को आपको दिमाग में डाल लेना भाई। और अनएक्सपेक्टेड, क्या बोलते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं बनाना। अपने से ही कोई अज्यूम नहीं कर लेना कि ये कट ऑफ रहेगा या ये सेफ स्कोर है, कभी ये अज्यूम नहीं कर लेना। या कोई टीचर बता देते हो आपने अज्यूम कर लिया, नहीं। पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा तो सारा कट ऑफ गिर जाएगा, पेपर इजी आएगा कट ऑफ भाग जाएगा। और आप तो नहीं जानते कि पेपर इजी आएगा डिफिकल्ट आएगा, तो कट ऑफ कहाँ से जान रहे हैं आप, कट ऑफ भी नहीं जान रहे आप, ठीक है। आप वहाँ बेस्ट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके आओगे और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कट ऑफ ज़्यादा स्कोर कर लो। कट ऑफ पहले से अज्यूम नहीं करना। इसके बाद डोंट एम परफेक्शन बाय मल्टीपल सोर्स। आपको फील होगा कि यार हम 4 सोर्स फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, 4 सोर्स फॉलो कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, मेरा एटलीस्ट 60 मार्क्स कवर हो जाएगा, नहीं होगा। आप 60 मार्क्स कवर करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, और आप फिर जानते हैं 10 नंबर पे भी स्कोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यादें नहीं है। पढ़ तो लिए लास्ट 9 मंथ का सारा पढ़ लिए, 4 सोर्स को ले लिए, सब पढ़ लिए, एग्जाम में जाकर के आप सब भूल गए। एग्जाम में एक छोटा सा डिटेल पूछा था जो आप नहीं दे पाए, हाय रामा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो परफेक्शन का एम नहीं करना। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन विल बी देयर, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन रहेगा ही। और सबको एग्जाम देने के बाद आकर के ये रोते हैं, ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, ये तो नहीं पूछना चाहिए था, ये नहीं पूछ। अरे भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, एक्सेप्ट करो इस फैक्ट को, ठीक है। लेकिन जितना क्वेश्चन डुएबल रहेगा उतना सॉल्व करोगे तो पास कर जाओगे, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा कि यार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है। इस बार भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बहुत सारा था, तो ठीक है भाई, वो तो हर साल आता है। अब वो चीज दिमाग में लेके नहीं बैठना कि यार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन मे बी एट द बिगिनिंग, हो सकता है कि पहला 10 क्वेश्चन देखे 10 बहुत डिफिकल्ट है, 10 आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। अब वहीं रोने मत बैठना, अरे भाई 10 का 10 क्वेश्चन ही देखे सभी हार्ड है, 25 का 25 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट दिख गया, आगे कैसे आगे बढ़ा जाए, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं, 80 का 80 क्वेश्चन देखना कम से कम, 80 का 80 क्वेश्चन में निश्चित 25 क्वेश्चन आपका दिखा हुआ रहेगा, आपने देखा, आपने तैयारी भी किया होगा। हो सकता है वो क्वेश्चन लास्ट में दे दे, तो पैनिक नहीं कर जाना, ठीक है। पिछले बार का बात बोल रहा हूँ, 2024 का बात बोल रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स आए थे और हमको बोल रहे थे सर आपने जो पढ़ाया तो आया ही नहीं। तो मैंने बोला कि लास्ट देखा था आपने, क्योंकि लास्ट में तो आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एग्जाम में आया था, हम मैंने भी देखा था आया था। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन देखना, ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको आता है ना वो लास्ट में होगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो तो पहले दिया होगा, ठीक है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी एट द बिगिनिंग में ही हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, ये बात आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो वहां जाकर पैनिक नहीं करोगे। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है, क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ लेना, है ना। कभी कभी ऐसा बोल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नॉट पढ़े ही नहीं, तो ये गलती नहीं करना, सिली मिस्टेक नहीं करना, क्वेश्चन को रीड करना प्रॉपरली, ऑप्शन को प्रॉपरली रीड करना। डू नॉट रिस्क क्वांट्स एंड रीजनिंग पर जीए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीए करने के चक्कर में क्वांट्स और रीजनिंग को छोड़ना नहीं, अदरवाइज क्वांट्स और रीजनिंग में फेल हो जाओगे, जीए में पास हो जाओगे। एक बात मैं बोलूं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जिन्होंने 35 मार्क्स जीए में स्कोर किया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 40 से 45 मार्क्स भी स्कोर किया है, लेकिन या तो वो क्वांट्स में रह गए हैं 2 नंबर से, या रीजनिंग में रह गए हैं 1 नंबर से। मैं आपका बात नहीं करा सकता उनसे, नहीं तो वो टूट जाएंगे।
रिग्रेट का फीलिंग है उन पे अभी भी। और आप बोलोगे कि सर आपने क्यों नहीं बताया, मैंने बताया है। मैं ये बात तभी कहता था, अभी भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, आप वो गलती नहीं करना जो आपके सीनियर्स ने गलती करा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा गलती है। जो भी ये सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है वो ये बात जानता होगा, ये बात को क्लियर मालूम है। या तो कौन सा रीजनिंग की वजह से फेल हो रहा है, जीए की वजह से फेल नहीं होता है, इंग्लिश की वजह से फेल नहीं होता। ठीक है, तो जीए को लेकर के कौन सा रीजनिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बस दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी अच्छे तरीके से समझा दिया। हो सकता है ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा क्लैरिटी देना चाहता था। अभी आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिल गया होगा कि पहली बात तो कब कब पढ़ना है, दूसरा कैसे पढ़ना है, और तीसरा क्या क्या पढ़ना है। ये मेन चीज़ था। तो आपको क्लैरिटी मिल गया है, नहीं मिला तो ये वीडियो को वापस देखना, आपको पूरा पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। एक लाइक आप जरूर दे दो, क्योंकि आपका एक लाइक से ही मेरा वीडियो क्रेडिबिलिटी हाई होता है, मेरा भी क्रेडिबिलिटी हाई होता है। आप कमेंट करना, आपका एक एक कमेंट मैं दिन रात देखते रहता हूँ, आपका अच्छा कमेंट मेरा दिन बना देता है। और आप शेयर करना और सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप हमारे आरबीआई ग्रेड बी के लिए या फिर नाबार्ड के लिए तैयारी कर रहे हो या आगे फ्यूचर में करोगे, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।